बच्चों, आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये हरिहर काका की कहानी का दूसरा भाग है। पहले हमने जाना कि किस तरह से महंत अपनी ठाकुरबाड़ी के नाम जमीन कराने के लालच में हरिहर काका को तरह तरह के बहलावे देकर फुसलाकर उन्हें अपनी जमीन उनके नाम कर देने के लिए तैयार करना चाहते हैं। आइए कहानी में आगे क्या हुआ जानते हैं। हरिहर देर तक महंत जी की बातें सुनते रहे। महंत जी की बातें उनके मन में बैठती जा रही थी। उन्हें वह सब सच साबित हो रहा था। सही तो कह रहे थे वो, ठीक ही तो कह रहे थे महंत जी। कौन किसका है? आजकल कोई किसी का रिश्ता नाता सच्चा नहीं है, सब मतलब के हैं। 15 बीघे खेत की फसल भाइयों के परिवार को देते हैं वो, उन्हीं का तो दिया खाते हैं। तब तो कोई पूछता नहीं, कोई उनकी देखभाल करता नहीं। अगर कुछ न दे तब क्या हालत होगी? उनके जीवन में तो यह स्थिति है, मरने के बाद कौन उन्हें याद करेगा? ऐसी उनकी स्थिति हो गई है। सब कुछ देते हुए भी उनकी कोई देखभाल या उनकी कोई परवाह नहीं कर रहा। सीधे सीधे उनके खेत हड़प जाएंगे। सबका एक ही मकसद है, सब उनकी जायदाद के पीछे ही तो पड़े हैं। इसी के कारण तो वे ये सब नाटक कर रहे थे, उनकी झूठी देखभाल का। ठाकुर जी के नाम लिख देंगे तो पुश्तों तक लोग उन्हें याद करेंगे। अब हरिहर काका को भी कुछ ऐसा ही लगने लगा था कि महंत ठीक ही कह रहे हैं। अब तक के जीवन में तो ईश्वर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, ऐसा उन्हें लगने लगा था कि अब ये सही समय है कि मुझे ईश्वर के लिए भी या लोगों के हित के लिए भी कुछ करना चाहिए। अंतिम समय तो यह बड़ा पुण्य कमा लें। लेकिन यह सोचते हुए भी हरिहर काका का मुंह खुल नहीं रहा था। वे अभी भी कहीं न कहीं अपने भाइयों के साथ जुड़े हुए थे, उनके साथ अपनापन महसूस कर रहे थे कि वो तो आखिर मेरे अपने भाई हैं। भाई का परिवार तो अपना ही होता है, उनको न देकर ठाकुरबाड़ी में दे देना कहाँ तक उचित होगा? इस तरह के ख्याल उनके मन में आ रहे थे। उनके साथ धोखा और विश्वासघात होगा, क्योंकि वो तो मेरे अपने सगे भाई हैं। अगर मैं उनके नाम जमीन नहीं करूंगा तो ये बहुत बड़ा धोखा होगा उनके साथ। अपनी बात समाप्त कर महंत जी प्रतिक्रिया जानने के लिए हरिहर काका की ओर देखने लगे। प्रतिक्रिया जानने का अर्थ है, अब वो यह जानना चाहते थे कि उनकी समझ में कितनी बात आई और अब उनका फैसला क्या है। उन्होंने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे के परिवर्तित भाव महंत जी की अनुभवी आंखों से छिपे न रह सके। हरिहर काका ने उनकी इस अपेक्षा का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो समझ गए थे। अपनी सफलता पर महंत जी को बहुत खुशी हुई। उन्हें लगने लगा कि कहीं न कहीं मेरी बातें हरिहर काका के दिमाग में बैठ गई हैं। वो जरूर कुछ न कुछ मेरे ही पक्ष में निर्णय लेंगे। उन्होंने सही जगह वार किया। महंत जी को लग रहा था कि अब हरिहर काका के मन में मेरी बातें अच्छी तरह से बैठ गई होंगी और वे यही सोच रहे होंगे कि कुछ पुण्य कमा लिया जाए, कुछ ऐसा कर्म कर दिया जाए जिससे कि लोग मुझे याद रखें। इसके बाद उसी वक्त ठाकुरबाड़ी के 2 सेवकों को बुलाकर आदेश दिया कि एक साफ सुथरे कमरे में पलंग पर बिस्तरा लगाकर उनके आराम का इंतजाम करें। महंत जी ये दिखाना चाहते थे कि तुम्हारे भाइयों से ज्यादा हम तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं, यहाँ पर तुम्हें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी, वह ये जताना चाहते थे। फिर तो महंत जी के कहने में जितना समय लगा था, उससे कम समय में ही सेवकों ने हरिहर काका के मना करने के बावजूद उन्हें एक सुंदर कमरे में पलंग पर जा लिटाया। उनकी खूब देखभाल की, उनके ऐशो आराम का ख्याल रखा गया और महंत जी उन्होंने पुजारी जी को यह समझा दिया कि हरिहर के लिए विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था करें। उनकी किसी भी ज़रूरत में कोई भी कमी न रह जाए, उनकी सभी ज़रूरतें पूरी की जाएं, उनकी देखभाल अच्छे से की जाए, ऐसा महंत जी ने पुजारी जी को भी समझा दिया था। हरिहर काका को महंत जी एक विशेष उद्देश्य से लेकर गए थे। उनका एक ही मकसद था कि अब किसी तरह से हरिहर काका अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिख दें। इसलिए ठाकुरबाड़ी में चहल पहल शुरू हो गई थी। वे सभी प्रयास करने में जुटे थे कि किसी तरह हरिहर काका उनकी इच्छा अनुसार
जमीन उनके नाम कर दें। इधर शाम को हरिहर काका के भाई जब खलिहान से लौटे, अर्थात खेतों से जब काम करके वो लौटे, तब उन्हें इस दुर्घटना का पता चला। तब उन्हें पता चला कि हरिहर काका महंत के पास ठाकुरबाड़ी में रुके हुए हैं और इसके पीछे किसकी चाल है। पहले तो अपनी पत्नियों पर वे खूब बरसे, खूब गुस्सा हुआ, खूब गुस्सा किया उन्हें। फिर एक जगह बैठकर चिंता मगन का अर्थ है चिंता में मगन, चिंतित हो गए। हालांकि गांव के किसी व्यक्ति ने भी उनसे कुछ नहीं कहा था। जब वे खलिहान से लौटकर आ रहे थे तो काफी लोग उन्हें गांव के मिले रास्ते में, पर उन्होंने उनके बारे में किसी तरह की भी बातचीत उनसे नहीं कही, जबकि शायद उन्हें पता हो कि हरिहर काका कहाँ है और किसके साथ है। महंत जी ने हरिहर काका को क्या क्या समझाया है, इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं थी। इस बीच में पीछे से क्या हो गया, इस बारे में उन्हें पता ही नहीं था। लेकिन इसके बावजूद उनका मन शंकालु और बेचैन हो गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो महंत की प्रवृत्ति को भी जानते थे, उसके अंदर की भावना को पहचानते थे कि उसका क्या लालच है इसके पीछे, और शंकालु और बेचैन हो गए थे। उन्हें कुछ ना कुछ शंका होने लगी थी कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। दरअसल बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनकी जानकारी बिना बताए ही लोगों को मिल जाती है। ऐसा अक्सर होता है, कभी कभी हमें बिना बताए भी उस परिस्थिति का अनुभव हो जाता है जो कुछ आगे होने वाला है। शाम गहराते गहराते हरिहर काका के तीनों भाई ठाकुरबाड़ी पहुंचे। उन्होंने हरिहर काका को वापस घर चलने के लिए कहा कि भाई साहब अब आप अपने घर चलो। इससे पहले कि हरिहर काका कुछ कहते, महंत जी बीच में आ गए, क्योंकि महंत तो बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो वापस अपने घर जाएं। आज हरिहर को यहीं रहने दो, बीमारी से उठा है, इसका मन अशांत है। ऐसा कहकर उन्होंने उनके भाइयों को वहां से जाने के लिए कहा। ईश्वर के दरबार में रहेगा तो शांति मिलेगी। महंत जी बहुत ही चालाक और चतुर प्रवृत्ति का व्यक्ति हैं और वे जानते हैं कि किस तरह से अपनी बात मनवाई जाती है। लेकिन उनके भाई उन्हें घर ले चलने के लिए जिद करने लगे, बार बार आग्रह करने लगे कि भाई साहब अब घर चलो, सारे मनमुटाव दूर हो जाएंगे। इस पर ठाकुरबाड़ी के साधु संत उन्हें समझाने लगे। वहां उपस्थित गांव के लोगों ने भी यही कहा कि एक रात ठाकुरबाड़ी में रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इन्हें यहीं रुकने दो। अंततः भाइयों को निराश हो वहां से लौटना पड़ा। भाइयों ने जो चाहा था वैसा नहीं हुआ तो वे निराश हो गए। रात में हरिहर काका को भोग लगाने के लिए जो मिष्ठान और व्यंजन मिले वैसे उन्होंने कभी नहीं खाए थे। ठाकुरबाड़ी में महंत जी के द्वारा हरिहर काका की खूब सेवा हो रही थी। अच्छे अच्छे मिष्ठान खिलाए जा रहे थे, अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए जा रहे थे उनके लिए। घी टपकते मालपुए, रसबुनिया, हलवा, छेने की तरकारी, दही, खीर आदि आदि पता नहीं कितनी तरह के व्यंजनों को परोसा गया। पुजारी जी ने स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा था। पास में बैठे महंत जी धर्म चर्चा से मन में शांति पहुंचा रहे थे। जब हरिहर काका खाना खा रहे थे तो महंत जी धर्म चर्चा यानी कि कुछ सत्संग, कुछ धर्म की बातें उनको बता रहे थे, जिससे उनके मन को शांति मिल रही थी, अच्छा लग रहा था। एक ही रात में ठाकुरबाड़ी में जो सुख शांति और संतोष पाया हरिहर काका ने, वह अब तक के जीवन में उन्होंने नहीं पाया था। वे बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे। इधर तीनों भाई रात भर सो नहीं सके। वे बेचैन थे, उन्हें तरह तरह की आशंकाएं उत्पन्न हो रही थी कि न जाने भाई साहब कैसे होंगे, उनके मन में किस तरह की बातें होंगी। भावी आशंका उनके मन को मथती रही का अर्थ है बेचैन करती रही कि न जाने आगे क्या होने वाला है, बड़े भाई साहब न जाने क्या फैसला करेंगे। 15 बीघे खेत, इस गांव की उपजाऊ जमीन, उपजाऊ का अर्थ है जिस भूमि में पैदावार अच्छी होती है उसे उपजाऊ भूमि कहते हैं। 2 लाख से अधिक की संपत्ति, संपत्ति का अर्थ है धन दौलत,
अगर हाथ से निकल गई तो फिर वह कहीं के न रहेंगे। ये उनके भाई साहब सोच रहे थे। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं महंत अपने योजना में कामयाब ना हो जाएं और उनके हाथ से 15 बीघे जमीन और 2 लाख की संपत्ति चली जाएगी। सुबह तड़के ही तीनों भाई पुनः ठाकुरबाड़ी पहुंचे। जब उन्हें पता चला कि घर में उनकी पत्नियों ने हरिहर काका के साथ कैसा व्यवहार किया है और हरिहर काका अब ठाकुरबाड़ी में है, तो वो सुबह सवेरे, तड़के का अर्थ है सुबह सवेरे ही, तीनों भाई उनको वापस घर लाने के लिए ठाकुरबाड़ी पहुंच गए। हरिहर काका के पांव पकड़कर रोने लगे। उनके पांव पड़कर क्षमा याचना करने लगे, माफी मांगने लगे। अपनी पत्नियों की गलती की माफी मांगी उन्होंने और उन्हें दंड देने की अर्थात सजा देने की भी बात कही कि आप फिक्र न करें, उन्हें उनकी सजा अवश्य मिलेगी, जैसा कि उन्होंने आपके साथ व्यवहार किया है, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। साथ ही खून के रिश्ते की माया फैलाई, अर्थात खून के रिश्ते की दुहाई दी कि आपका और हमारा तो खून का रिश्ता है, ऐसे नाराज होकर घर छोड़कर नहीं आते हैं। हरिहर काका का दिल पसीज गया, अर्थात उन्हें उन पर दया आ गई। आखिर वे उनके अपने सगे भाई थे और वह पुनः वापस घर लौट आए। लेकिन यह क्या, इस बार अपने घर पर जो बदलाव उन्होंने लक्ष्य किया था, यानी कि जैसा उन्होंने सोचा था, ये क्या हो रहा है, उसने उन्हें सुखद आश्चर्य में डाल दिया। वे हैरान रह गए कि कितनी मेरी देखभाल कर रहे हैं मेरे भाई, उनके बच्चे, उनकी पत्नियां। घर के छोटे बड़े सब उन्हें सिर आंखों पर उठाने को तैयार थे, क्योंकि उन्हें अब आशंका हो गई थी कि घर से बाहर के लोग इस बात का फायदा न उठा लें। भाइयों की पत्नियों ने उनके पैर पर माथा रखकर गलती के लिए अक्षमा याचना की, अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी। फिर उनकी आव भगत और जो खातिर शुरू हुई, वैसी खातिरदारी किसी के यहाँ मेहमान आने पर भी नहीं होती होगी। अब भाइयों की पत्नियां और उनके बच्चे उनकी अच्छे से देखरेख करने लगे, किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ते थे। उनकी रुचि और इच्छा के मुताबिक ही दोनों जून, जून का अर्थ है समय, दोनों समय अच्छा खाना नाश्ता दिया जाता, तैयार किया जाता। 5 महिलाएं उनकी सेवा में मुस्तैद थी, अर्थात मौजूद थी। 3 भाइयों की पत्नियां और 2 उनकी बहुएं, कुल मिलाकर 5 औरतें उनकी सेवा में हाजिर थीं। हरिहर काका आराम से दलान में पड़े रहते। अब जब से वे ठाकुर बाड़ी से लौटे थे, तो उनकी सेवा बारी कुछ ज्यादा ही होने लगी। जिस किसी चीज की इच्छा होती, आवाज लगाते ही हाजिर हो जाती। वे समझ गए थे कि सब महंत जी के चलते ही हो रहा है, इसलिए महंत जी के प्रति उनके मन में आदर और श्रद्धा के भाव निरंतर बढ़ते ही जा रहे थे। अब वे जो उनकी खातिरदारी और आदर सम्मान घर में हो रहा था, वे इस सब का श्रेय महंत जी को दे रहे थे। वे यह मानने लगे थे कि जो भी कुछ अच्छा व्यवहार मेरे परिवार, मेरे भाई और उनकी पत्नियों के द्वारा किया जा रहा है, वह सब महंत के व्यवहार की वजह से ही है। अगर वे मुझे नहीं समझाते तो शायद ऐसा नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है कि बिना किसी के कुछ बताए गांव के लोग असली तथ्य अर्थात असली बात को, तर्क को वे स्वयं ही समझ जाते हैं, वाकिफ हो जाते हैं। वाकिफ का अर्थ है जानकार। बिना किसी के बोले बताए भी आसपास की हरकतों से यह आभास हो जाता है कि क्या हुआ है। हरिहर काका की इस घटना के साथ ऐसा ही हुआ। लोगों को बिना बताए ही बहुत कुछ पता चल गया। दरअसल लोगों की जुबान से घटनाओं की जुबान ज्यादा पैनी और असरदार होती है। पैनी का अर्थ है तेज। लोगों की जुबान बहुत तेज होती है और एक जगह से दूसरी जगह बात या घटनाक्रम पहुंचने में जरा सा भी समय नहीं लगता। घटनाएं स्वयं ही बहुत कुछ कह देती हैं। लोगों के कहने की जरूरत ही नहीं रहती। न तो गांव के लोगों से महंत जी ने ही कुछ कहा और न हरिहर काका ने, न उनके भाइयों ने ही। फिर भी गांव के लोगों को उनके घर की समस्या का पता चल गया। इसके बावजूद गांव के लोग सच्चाई से अवगत हो गए थे
उन्हें सारी सच्चाई का पता चल गया था। फिर तो गांव की बैठकों में बातों का जो सिलसिला चल निकला उसका कहीं कोई अंत नहीं था। जब जिसे देखो वह इसी बात की चर्चा करता कि हरिहर काका के घर में उनके भाइयों ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया, महंत जी ने किस लालच में आकर उन्हें अपने पास रखा, वगैरह वगैरह। हर जगह उन्हीं का प्रसंग शुरू था, अर्थात हर जगह उन्हीं की चर्चा हो रही थी कि अब हरिहर काका को क्या करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हरिहर को अपनी जमीन ठाकुर जी के नाम लिख देनी चाहिए, क्योंकि वे ठाकुर बारी में अपनी आस्था रखते हैं और उनका यह मानना है कि ठाकुर बारी के नाम अपनी जमीन कर वे पुण्य कमाएंगे, उनका यह जीवन धन्य हो जाएगा। इससे उत्तम कुछ और नहीं, अर्थात इससे बढ़िया कुछ और कार्य नहीं। इससे कीर्ति भी अचल बनी रहती है, अर्थात इससे उनका जो सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी वो हमेशा रहेगी, अचल मैंने बिना डिगे। इसके विपरीत कुछ लोगों की मान्यता यह थी कि भाई का परिवार तो अपना ही होता है, अर्थात उन्हें अपनी जमीन अपने भाइयों के नाम कर देनी चाहिए, नहीं तो यह उनके साथ एक धोखा होगा। अपनी जायदाद उन्हें न देना उनके साथ अन्याय करना होगा। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि वे तो उनके अपने सगे संबंधी थे। ऐसा करना उचित रहेगा। खून के रिश्ते के बीच दीवार बनानी होगी। जितने मुंह उतनी बातें। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, अपने अपने विचार प्रस्तुत कर रहे थे, जिससे उनका कोई लेना देना नहीं था। ऐसा जबरदस्त मसला पहले कभी नहीं मिला था, ऐसा जिक्र गांव में कभी नहीं छिड़ा था। इसलिए लोग मौन होना नहीं चाहते थे, सब अपनी अपनी बात रखना चाहते थे, अपने अपने तरीके से समाधान ढूंढ रहे थे। समाधान का अर्थ है हल ढूंढना, समस्या का कोई इलाज ढूंढना। और प्रतीक्षा कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि कुछ घटित हो। वे इंतजार कर रहे थे कि अब आगे क्या होगा। हालांकि इसी क्रम में बातें गर्माहट भरी भी होने लगी, लोगों को आनंद आने लगा। लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से, अर्थात कुछ लोग इस बात के पक्ष में थे और कुछ विपक्ष में, इस तरह से लोग दो वर्गों में बंटने लगे, अर्थात दो हिस्सों में बंटने लगे। कई बैठकों में दोनों वर्गों के बीच आपस में तू तू मैं भी होने लगी। आपस में लोग झगड़ा भी करने लगे, क्योंकि दोनों वर्गों के आपस में अपने अलग अलग विचार थे, उनमें आपस में मतभेद था। एक वर्ग के लोग चाहते थे कि हरिहर अपने हिस्से की जमीन ठाकुरबारी के नाम लिख दे, तब यह ठाकुरबारी न सिर्फ इलाके की ही सबसे बड़ी ठाकुरबारी होगी। अगर ऐसा होगा, हरिहर काका के 15 बीघे ठाकुरबारी के हिस्से में आ जाएंगे, तो यह हमारे इलाके की सबसे बड़ी ठाकुरबारी हो जाएगी। बल्कि पूरे राज्य में इसका मुकाबला कोई दूसरी ठाकुरबारी नहीं कर सकेगी, क्योंकि यह सबसे बड़ी ठाकुरबारी होगी। इस वर्ग के लोग धार्मिक संस्कारों के लोग हैं, साथ ही किसी न किसी रूप से ठाकुरबारी से जुड़े हुए हैं। जो ऐसा सोच रहे थे कि जमीन ठाकुरबारी के नाम होनी चाहिए, उनका ये मानना था कि ये बिल्कुल जायज है, यही सही होगा कि हरिहर काका को अपनी जमीन ठाकुरबारी के नाम कर देनी चाहिए। असल में सुबह शाम जब ठाकुर जी को भोग लगाया जाता, तब साधु संतों के साथ गांव के कुछ पेटू और चटोर किस्म के लोग, जिन्हें सिर्फ अपने खाने पीने से मतलब होता है, उस तरह के लोग प्रसाद पाने के लिए वहां पर जुट जाते हैं। ये लोग इसी वर्ग के हिमायती हैं। हिमायती का अर्थ है चाहने वाले। ये वो लोग हैं जो महंत जी के हिमायती हैं। जैसा वह चाहते हैं, वे भी वैसा ही चाहते हैं। दूसरे वर्ग में गांव के प्रगतिशील विचारों वाले लोग हैं, जो गांव का विकास चाहते हैं, तथा वैसे किसान हैं जिनके यहाँ हरिहर जैसे औरत और मर्द पल रहे होते हैं। या वे लोग वो हैं जैसा कि उनके घर में बड़े बुजुर्ग और हरिहर काका के जैसे ही लोग रहते हैं। गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो गया था, बहुत ही आपस में मतभेद उत्पन्न हो गया था और लोग कुछ घटित होने की प्रतीक्षा करने लगे थे। वह इंतजार करने लगे थे कि हरिहर काका को कुछ न कुछ फैसला कर लेना चाहिए।
इधर भावी आशंकाओं को मद्देनजर अर्थात ध्यान में रखते हुए हरिहर काका के भाई उनसे यह निवेदन करने लगते हैं कि अपनी जमीन वे उन्हें लिख दें। भाई उन्हें बार बार निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं उनके आगे कि कृपया कर अपनी जमीन हमारे नाम कर दें। उनके सिवाय उनका अपना है ही कौन। अब वे कुछ अपनापन जता रहे हैं उनके साथ। इस विषय पर हरिहर काका ने एकांत अर्थात अकेले में मुझसे काफी देर तक बातचीत की। इस बारे में लेखक के साथ हरिहर काका ने काफी समय तक चर्चा की कि भाई लोग कह रहे हैं कि उनके नाम जमीन कर दी जाए, क्या उचित रहेगा क्या नहीं। अंततः अर्थात आखिर हम इस निष्कर्ष अर्थात नतीजे पर पहुंचे कि जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी किसी और को बनाना ठीक नहीं। जब हरिहर काका ने मेरे साथ इस बारे में चर्चा की तो हम दोनों ने यही फैसला किया कि जीते जी अपनी जमीन किसी के नाम नहीं कर देनी चाहिए, चाहे वे अपना भाई या मंदिर का महंत ही क्यों ना हो, चाहे वे कोई भी हो, क्योंकि इसके पीछे भाई और मंदिर के महंत का अपना कोई स्वार्थ हो सकता है। हमें अपने गांव और इलाके के वे कुछ लोग याद आए जिन्होंने अपनी जिंदगी में ही अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारियों अर्थात पूर्वजों की संपत्ति के जो अधिकारी होते हैं उन्हें किसी अन्य को लिख दी थी। लेकिन इसके बाद उनका जीवन कुत्ते का जीवन हो गया था। उनकी कोई पहचान नहीं रही, उनका कोई महत्व नहीं रहा परिवार में। लेखक का भी यही मानना है कि हमें अपनी जमीन जायदाद जीते जी किसी के नाम नहीं कर देनी चाहिए। कोई उन्हें पूछने वाला नहीं रहा। जिन लोगों ने ऐसा किया उन्हें अंत में किसी ने नहीं पूछा, किसी ने उनकी देखभाल नहीं की। हरिहर काका बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति हैं, फिर भी इस बदलाव को उन्होंने समझ लिया था। अनपढ़ होते हुए भी वे लोगों के साथ होते हुए व्यवहार को देखकर यह बात तो अच्छी तरह समझ गए थे कि ऐसा फैसला करना बिल्कुल गलत होगा। यह निश्चय किया कि जीते जी किसी को जमीन नहीं लिखेंगे। अंततः उन्होंने यह निर्णय लिया कि वह किसी के भी नाम अपनी जमीन नहीं करेंगे। अपने भाइयों को समझा दिया, मर जाऊंगा तो अपने आप मेरी जमीन तुम्हें मिल ही जाएगी, जमीन लेकर तो जाऊंगा नहीं। ऐसा तो हुआ नहीं कि कोई व्यक्ति इस दुनिया से गया है तो अपनी जमीन जायदाद अपने साथ लेकर गया है। खाली हाथ आया था, खाली हाथ चला जाऊंगा, इसलिए लिखवाने की क्या जरूरत है। उधर महंत जी भी हरिहर काका की रोह अर्थात खोज में रहने लगे थे कि कब हरिहर काका वापस लौटकर उनके पास आए और ये कहें कि मैं आपकी नाम जमीन करने के लिए तैयार हूं। जहां कहीं एकांत पाते, अकेलापन पाते, कह उठते, विलंब न करो हरिहर। विलंब का अर्थ है देरी। जब कभी भी आते जाते रास्ते में हरिहर काका उनसे मिलते तो उनका एक ही कहना होता कि देरी न करो फैसला करने में। शुभ काम में देर नहीं करते। चलकर ठाकुर जी के नाम जमीन बै कर दो अर्थात नाम कर दो, फिर पूरी जिंदगी ठाकुर बारी में राज करना। मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा, देवलोक को प्राप्त होगे। महंत जी तरह तरह के बहाने बनाकर हरिहर काका को बहला रहे थे ताकि वो अपनी जमीन ठाकुर बारी के नाम कर दें। इस बात से यह पता चलता है कि ठाकुर बारी के महंत बहुत ही लालची किस्म का व्यक्ति है, बहुत ही लोभी है। वह चाहता है कि जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके, हरिहर काका उनके बहकावे में आकर सारी जमीन ठाकुर बारी के नाम कर दे। लेकिन हरिहर काका न हाँ कहते हैं और न ना कहते हैं। ना कहकर वे महंत जी को दुखी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि भाई के परिवार से जो सुख सुविधाएं उन्हें मिल रही थी वे महंत जी की कृपा से ही मिल रही थी। ऐसा उनका मानना था कि जब से एक बार महंत जी उन्हें ठाकुर बारी लेकर गए तो भाइयों के हाथ पांव फूल गए।
उन्हें अपने हाथ से काका की जमीन जाती दिखाई दी। और हाँ तो उन्होंने कहना ही नहीं था, क्योंकि अपनी जिंदगी में वे अपनी जमीन उन्हें किसी को नहीं लिखनी थी, ऐसा वह फैसला कर चुके थे। क्योंकि ऐसे लोगों को वे अपने जीवन में देख चुके थे कि जिनके साथ उनके परिवार के लोगों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। इस मुद्दे पर वे जागरूक हो गए थे, उनकी आंखें खुल गई थी। पर बीतते समय के अनुसार महंत जी की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। क्योंकि हरिहर काका ने किसी भी तरह का फैसला नहीं किया था, तो महंत जी भी घबराए हुए थे कि उन्होंने इतने पापड़ बेले, इतनी कोशिशें की, पर हरिहर काका ने कोई जवाब नहीं दिया। जाल में फंसी चिड़िया पकड़ से बाहर हो गई थी। महंत जी को लगने लगा था कि जिस झूठे फरेब के जाल में मैंने हरिहर काका को फंसाया था, अर्थात जिस तरह से एक शिकारी चिड़िया को अपने जाल में फंसाता है, कुछ वैसे ही महंत जी इस बात को सहन नहीं कर पाए थे। महंत जी को लग रहा था कि हरिहर धर्म संकट में पड़ गया है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि महंत को चुनूं कि छोटे अपने भाइयों को। एक और वह चाहता है कि ठाकुर जी को लिख दूं, किंतु दूसरी ओर भाई के परिवार की माया मोह में बन जाता है। ऐसा महंत जी भी महसूस कर रहे थे कि हरिहर काका किसी संकट में है, किसी द्विधा में है, एक फैसला नहीं कर पा रहे हैं। इस स्थिति में हरिहर का अपहरण कर एक जबरदस्ती उससे लिखवाने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं था, दूसरा कोई उपाय नहीं था। अब महंत जी को एकमात्र उपाय उनका अपहरण कर, उन्हें अगवा कर, जबरदस्ती जमीन के कागजातों पर दस्तखत कराना ही लग रहा था। और उन्होंने किया भी ऐसा। बाद में हरिहर स्वयं राजी हो जाएगा, अर्थात मान जाएगा कि मैंने ये धर्म का काम किया, ऐसा उनका विश्वास था कि हरिहर काका बाद में इसे धार्मिक पुण्य समझकर मान जाएंगे कि जो कुछ मैंने किया वो सही किया। महंत जी लड़ाकू और दबंग प्रकृति के आदमी हैं। अपनी योजना को कार्य रूप में परिणित करना, अर्थात क्रियान्वित करना, एक और अर्थ आप समझ सकते हैं, कार्य को पूर्ण करने के लिए वह जी जान से जुट जाते हैं। वे इस तरह के व्यक्ति हैं जो सोच लें, जो कार्य करने के बारे में वो निर्णय ले लें, उसको पूरा कर कर ही छोड़ते हैं, चाहे वो किसी तरह से भी हो, दाम दंड भेद कोई भी तरीका अपनाना पड़े। हालांकि यह सब गोपनीयता का निर्वाह करते हुए ही वह कर रहे थे। गोपनीयता का निर्वाह मैंने चोरी छिपे, यह सब योजना वह चोरी छिपे ही बना रहे थे। किसी को भी भनक तक लग देना नहीं चाहते थे। हरिहर काका के भाइयों को इसकी भनक तक नहीं थी। उन्हें यह जरा भी एहसास नहीं था कि हरिहर काका के साथ महंत क्या योजना बना रहा है। बात अभी हाल ही की है कि आधी रात के आसपास, कि आधी रात का समय हुआ होगा, ठाकुर बारी के साधु संत और उनके पक्षधर अर्थात हिमायती, उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग भाला, गंडासा और बंदूक से लैस एकाएक हरिहर काका के दलान पर आ धमके। लैस का अर्थ है धारण किए। ये सब हथियार लेकर वे काका के दालान पर आए और उन्हें जबरदस्ती अपहरण कर ले गए। हरिहर काका के भाई इस अप्रत्याशित अर्थात अचानक हमले के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें यह जरा भी एहसास नहीं था कि हरिहर काका के साथ भी कुछ ऐसा हो जाएगा या महंत कुछ ऐसा करेगा। इससे पहले कि वे जवाबी कार्यवाही करें और गुहार लगाकर अर्थात निवेदन कर कर अपने लोगों को जुटाएं, तब तक आक्रमणकारी अर्थात हमला करने वाले उनको पीठ पर लादकर चंपत हो गए, अर्थात भाग गए। इस बात से यह पता चल रहा है कि हरिहर काका का अपहरण हो चुका था और तब तक उनके भाई संभल पाते, हरिहर काका को महंत के लोग उठाकर ले गए थे। गांव में किसी ने ऐसी घटना नहीं देखी थी।
ऐसा अब तक पहले कभी नहीं हुआ था, न सुनी ही थी। सारा गांव जाग गया, शोर हल्ला मच गया। शुभ चिंतक तो उनके यहाँ जुटने लगे, आने लगे कि कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ जानने के लिए। लेकिन अन्य लोग अपने दालान और मकान की छतों पर जमा होकर आहट लेने और बातचीत करने लगे। अपने अपने घरों की दीवारों पर जाकर उनके घर में झांक कर यह जान लेना चाहते थे कि आखिर हो क्या रहा है। हरिहर काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने निकले। उन्हें लगा कि यह महंत का काम है। उन्होंने सारे गांव में देख लिया था कि हरिहर काका का कहीं भी नामो निशान नहीं था। आखिर उन्हें समझ में आया कि ये सब महंत का काम है, वही ऐसा कर सकता है। तो वे उस ओर निकले। वे मैं अर्थात दल बल सहित ठाकुर बाड़ी जा पहुंचे। गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और सबके साथ मिलकर ठाकुर बाड़ी पहुंच गए। वहां खामोशी और शांति नजर आई। पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। रोज की भांति ठाकुर बाड़ी का मुख्य फाटक अर्थात द्वार बंद था। वातावरण में रात का सन्नाटा अर्थात शांति और सूनापन व्याप्त था। व्याप्त का अर्थ है फैला हुआ था। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा, शांति नजर आ रही थी। किसी तरह की कोई हलचल नहीं थी। उन्हें लगा यह काम महंत का नहीं है, क्योंकि वहां पर कुछ इस तरह की हलचल नहीं हो रही थी। बाहर के डाकुओं का है। उन्होंने अंदाजा लगाया शायद कोई डाकू उन्हें उठाकर ले गए हैं। हरिहर काका के भाइयों ने ठाकुर बाड़ी पहुंचकर जिस तरह का माहौल देखा, उससे तो यही लगा कि यह काम ठाकुर बाड़ी के महंत का नहीं है, क्योंकि वहां पूरी तरह से शांति छाई हुई थी। लेकिन इस तरह का माहौल इसलिए बनाया गया था ताकि जब लोग हरिहर काका को ढूंढने आए तो उन पर जरा सा भी शक ना हो। वे तो हर जाने की मोटी रकम लेकर ही हरिहर काका को मुक्त करेंगे। अब उन्हें लगने लगा था कि किसी बाहर के व्यक्ति का यह काम है और बदले में कुछ रकम ऐंठेंगे। खोज में निकले लोग किसी दूसरी दिशा की ओर प्रस्थान करते। प्रस्थान का अर्थ है जाते। खोज जो व्यक्ति कर रहे थे हरिहर काका की, वे दूसरी दिशा की तरफ जाने लगे कि उसी समय ठाकुर बाड़ी के अंदर से बातचीत करने की सम्मिलित अर्थात मिली जुली किंतु धीमी आवाज सुनाई पड़ी। सबके कान खड़े हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि हरिहर काका इसी में है। अब क्या पूछना, वे ठाकुर बाड़ी का फाटक पीटने लगे। जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगे। इसी समय ठाकुर बाड़ी की छत से रोड़े और पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे। तभी देखा कि ठाकुर बाड़ी की छत से लोग रोड़े अर्थात पत्थर के टुकड़े उनके ऊपर गिराने लगे हैं। वे तीतर भीतर होने लगे अर्थात बिखरना, इधर उधर बिखर गए। लोग डर गए। यह उनके ऊपर ठाकुर बाड़ी के लोगों द्वारा हमला था। अपने हथियार संभाले। वे भी हथियार लेकर गए थे, लेकिन हथियार संभालने से पहले ही ठाकुर बाड़ी के कमरों की खिड़कियों से फायरिंग शुरू हो गई थी। अब ठाकुर बाड़ी से गोलियां भी बरसाई जाने लगी थी। एक नौजवान के पैर में गोली लग गई थी और वह घायल हो गया था। वह गिर गया। उसके गिरते ही हरिहर काका के भाइयों के पक्षधर अर्थात हरिहर काका के भाइयों के जो पक्षधर थे, जो उसके हक में थे, वे भाग चले। सिर्फ वे तीनों भाई ही बचे रह गए। सब वहां से 9-2-11 हो गए जैसे ही उन पर हमला बोला गया। अपने तीनों के बूते अर्थात अपने तीनों के सहारे ही इस युद्ध को जीतना उन्हें संभव नहीं जान पड़ रहा था। अब वे अकेले से पड़ गए थे, क्योंकि जो लोग उनके साथ आए थे अब वे उनका साथ छोड़कर वहां से भाग गए थे। इसलिए वे कस्बे के पुलिस थाने की ओर दौड़ पड़े। अब उन्हें सिर्फ एक ही सहारा नजर आया कि महंत के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट की जाए, उसके खिलाफ शिकायत की जाए। अब यही एकमात्र उपाय था। इधर ठाकुर बाड़ी के भीतर महंत और उनके कुछ चंद विश्वासी साधु सादे और लिखे
कागजों पर अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठे के निशान जबरन अर्थात जबरदस्ती ले रहे थे। ठाकुर बाड़ी के अंदर इस तरह की कार्यवाही चल रही थी कि जल्दी से जल्दी हरिहर काका के निशान, अंगूठे के निशान कागजों पर ले लिए जाएं। हरिहर काका तो महंत के इस व्यवहार से जैसे आसमान से जमीन पर आ गए थे। इसका अर्थ है वास्तविक स्थिति में लौट आए थे। उन्हें यह एहसास हो गया था कि महंत भी ईमानदार व्यक्ति नहीं है, वो बहुत ही चतुर और बेईमान है। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि महंत जी इस रूप में भी आएंगे या महंत जी का भी रूप इस तरह से हो सकता है, क्योंकि पहले बहुत सारी चिकनी चुपड़ी बातें करके धार्मिक प्रवृत्ति का अपने आप को दर्शा रहे थे कि ये धर्म कर्म का काम है, अपनी जमीन जायदाद हमारे नाम लिख दीजिए, तुम पुण्य कमाओगे, तुम स्वर्ग से जाओगे, वगैरह वगैरह। जिस महंत को वह आदरणीय एवं श्रद्धेय समझते थे, वह महंत अब उन्हें घृणित, दुराचारी और पापी नजर आने लगा था। श्रद्धेय का अर्थ है इज्जतदार। पहले जो महंत के प्रति हरिहर काका के हृदय में इज्जत थी, उनका मान था, वे भाइयों के अच्छे व्यवहार को वही उनको ही श्रेय दे रहे थे। अब महंत उन्हें एक घृणित अर्थात घृणा के योग्य, दुराचारी अर्थात बुरे आचरण वाला और पापी नजर आने लगा था, क्योंकि महंत ने उनका अपहरण करवाया था, उनके साथ बहुत ही अत्याचारपूर्ण व्यवहार किया था, बहुत ही मारा पीटा गया था, जबरदस्ती उनके हस्ताक्षर जमीन के कागजात पर लिए गए थे। अब उन्हें महंत की सच्चाई का मालूम पड़ा था। अब वह उस महंत की सूरत भी देखना नहीं चाहते थे, एक आंख नहीं वे सुहाते थे उन्हें। अब अपने भाइयों का परिवार महंत की तुलना में उन्हें ज्यादा पवित्र अर्थात शुद्ध, नेक अर्थात भला और अच्छा लगने लगा था, क्योंकि ऐसा तो व्यवहार उनके भाइयों ने उनके साथ कभी नहीं किया था जैसा कि महंत ने उनके साथ किया था। अब वे महंत की मंशा को समझ गए थे कि वे भी मेरी जायदाद के पीछे ही इतने मीठे बन रहे थे। हरिहर काका ठाकुर बाड़ी से अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे। अब वे स्वयं ही अपने घर वापस लौट जाना चाहते थे, लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे और महंत जी उन्हें समझा रहे थे कि तुम्हारे भले के लिए ही यह सब किया गया। हरिहर अभी भी महंत पूरा प्रयास कर रहे हैं, हरिहर काका को अपना पक्ष रख रहे हैं, अपनी बात समझा रहे हैं कि मैंने जो किया वो सही किया, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। अभी तुम्हें लगेगा कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती की है, ऐसा उन्होंने हरिहर काका से कहा, लेकिन बाद में तुम समझ जाओगे कि यह धर्म संकट में जो तुम पड़े थे उससे उबारने अर्थात निकालने का यही एकमात्र रास्ता था। एक तरह से महंत हरिहर काका को बात समझाना चाह रहे थे कि ठाकुर बाड़ी के नाम जमीन करना एक धर्म का काम है, एक पुण्य का काम है। अगर किसी दिन तुमने अपने भाइयों के नाम अपनी जमीन लिख दी तो तुम इस धर्म कर्म के कार्य से भी वंचित रह जाओगे। एक और ठाकुर बाड़ी के भीतर जबरन अंगूठे का निशान लेने और पकड़कर समझाने का कार्य चल रहा था। महंत के लोगों ने ठाकुर बाड़ी में हरिहर काका को कैद करके रखा हुआ था और पूरे प्रयास किए जा रहे थे कि हरिहर काका अपनी मर्जी से जमीन के कागजात पर दस्तखत कर दें, अंगूठा लगा दें। दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप के साथ ठाकुर बाड़ी आ पहुंचे। उन्हें पूरा यकीन था कि महंत जरूर कुछ न कुछ ऐसा करेंगे हरिहर काका के साथ जो कि सही नहीं होगा। अब गांव के लोग भी उनका साथ छोड़ चुके थे। उन्हें एक ही मात्र उपाय सूझा, पुलिस की क्यों न मदद ले ली जाए। जीप से तीनों भाई, एक दरोगा और पुलिस के 8 जवान उतरे। वे अब अपने पूरे दल बल के साथ, पुलिस के साथ पुनः ठाकुर बाड़ी पहुंचे और अपने भाई हरिहर काका को छुड़ाने का पूरा प्रयास किया।
पुलिस इंचार्ज ने ठाकुरबाड़ी के फाटक पर आवाज लगाई, दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। किसी तरह की कोई हलचल नहीं हुई। अब पुलिस के जवानों ने ठाकुरबाड़ी के चारों तरफ घेरा डालना शुरू कर दिया, क्योंकि ठाकुरबाड़ी के अंदर से किसी तरह की हलचल नहीं हुई, किसी तरह की शोर शराबा की आवाज नहीं आई। पुलिस को यह सूचना मिल चुकी थी कि हरिहर काका और कहीं नहीं है, ठाकुरबाड़ी के अंदर ही है, इसलिए उन्होंने ठाकुरबाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया था। ठाकुरबाड़ी अगर छोटी रहती तो पुलिस के जवान आसानी से उसे घेर लेते। ठाकुरबाड़ी का इलाका बहुत बड़ा था, लेकिन विशालकाय अर्थात बहुत बड़ी ठाकुरबाड़ी को पुलिस के सीमित जवान घेर सकने में असमर्थ थे। असमर्थ का अर्थ है समर्थ न होना, सक्षम न होना। असमर्थ साबित हो रहे थे, क्योंकि पुलिस के जवान संख्या में कम थे और ठाकुरबाड़ी का क्षेत्र बहुत बड़ा था, तो उसे आसानी से घेर पाना संभव नहीं था। फिर भी जितना संभव हो सका उस रूप में उन्होंने घेरा डाल दिया और अपना अपना मोर्चा संभाल लिया, अर्थात उचित स्थान पर सुबह की प्रतीक्षा करने लगे। हरिहर काका के भाइयों ने सोचा था कि जब वे पुलिस के साथ ठाकुरबाड़ी पहुंचेंगे तो ठाकुरबाड़ी के भीतर से हमले होंगे, जैसा कि पहले उनके साथ हुआ था। साधु संत रंगे हाथों अर्थात मौके पर पकड़ लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठाकुरबाड़ी में पूरी तरह से शांति थी, किसी तरह की भी कोई हरकत नहीं हुई। ठाकुरबाड़ी के अंदर से एक रोड़ा भी बाहर नहीं आया। जिस तरह से पहले उनके ऊपर पत्थरबाजी की जा रही थी, अब एक पत्थर भी बाहर नहीं आया था। शायद पुलिस को आते हुए उन्होंने देख लिया था। अब वे बिल्कुल शांत थे, किसी भी तरह का हमला नहीं हुआ था। सुबह होने में अभी कुछ देर थी, इसलिए पुलिस इंचार्ज रह रहकर ठाकुरबाड़ी का फाटक खोलने तथा साधु संतों को आत्मसमर्पण अर्थात स्वयं को सौंपने के लिए कह रहे थे, आवाज लगा रहे थे। साथ ही पुलिस वर्ग की ओर से हवाई फायर भी किए जा रहे थे, गोलीबारी भी की जा रही थी, लेकिन ठाकुरबाड़ी की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था, जैसे वहां पर कुछ हुआ ही ना हो। वे सब शांत बने हुए थे। सुबह तड़के एक वृद्ध साधु ने ठाकुरबाड़ी का फाटक खोल दिया। सुबह सवेरे ठाकुरबाड़ी से एक बूढ़ा साधु निकला और उसने ठाकुरबाड़ी का दरवाजा खोल दिया। उस साधु की उम्र कुछ 80 वर्ष से अधिक ही होगी। बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति था। वे लाठी के सहारे कांपते हुए खड़ा था। पुलिस इंचार्ज ने उस वृद्ध साधु के पास पहुंचकर हरिहर काका तथा ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी व अन्य साधुओं के बारे में पूछा। जैसा कि हरिहर काका के भाइयों ने पुलिस को शिकायत दी थी कि महंत के लोगों ने उनके भाई को कैद करके रखा हुआ है। उस बारे में पूछताछ करते हुए उन्होंने साधु से कुछ प्रश्न किए, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने पुलिस की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। पुलिस इंचार्ज ने कई बार उससे पूछा, पूरी तरह से कोशिश की जानने की कि आखिर क्या हुआ है। डांट भी लगाई, धमकियां भी दी, लेकिन हर बार एक ही वाक्य कहता, मुझे कुछ मालूम नहीं। बुजुर्ग अपनी बात से टस से मस नहीं हुआ, जरा सा भी नहीं। ऐसे वक्त पुलिस के लोग मारपीट का सहारा लेकर भी बात बुलवाते हैं, अर्थात सच बुलवाते हैं, लेकिन उस साधु की व्यय अर्थात उम्र देखकर उन्होंने थोड़ा सा लिहाज किया कि बूढ़ा व्यक्ति है, इससे मारपीट करने का कोई फायदा नहीं। पुलिस इंचार्ज को महटिया जाना पड़ा, अर्थात टाल जाना पड़ा, जो कि उन्होंने जो निर्णय लिया था कि इसके साथ मारपीट करके भी पूछताछ की जा सकती है। बुजुर्ग व्यक्ति की उम्र को देखकर उन्होंने इस बात को टाल जाना सही समझा। पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुरबाड़ी की तलाशी लेने लगे। चारों ओर से ठाकुरबाड़ी को घेर लिया गया था और एक एक कमरे की तलाशी ली जा रही थी, लेकिन न तो ठाकुरबाड़ी के नीचे के कमरों में ही कोई पाया गया और न ही छत के कमरों में ही। हरिहर काका का कहीं नामो निशान पता नहीं चल रहा था। पुलिस के जवानों ने खूब छानबीन की, खूब कोशिश की,
उस वृद्ध साधु के अलावा कोई दूसरा ठाकुर बारी में नहीं मिला। उन्हें कोई भी अन्य व्यक्ति कहीं नजर नहीं आया।